है ना, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। डीसी सीरीज मोटर की क्या अनुपयुक्तता है, क्यों इसका यूज हमको नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही कम है, इसको नेगलेक्ट मान के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो अनुपयुक्तता होती है, पहला पॉइंट ये है कि इसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के कारण मूल रूप से डीसी सीरीज मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं यूज की जा सकती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग वहीं पे यूज किया जा सकता है जहाँ पे हम लोगों को स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती नहीं, इसलिए इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज नहीं किया जा सकता, जिसके कारण यह ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वेरिएबल वोल्टेज के कारण अगर स्पीड वेरी कर रहा है तो उसी के अनुसार वोल्टेज भी कम बेसी हो रहा होगा। वेरिएबल वोल्टेज के कारण, है ना, वेरिएबल अगर स्पीड होगी तो उसमें वोल्टेज भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। यदि वोल्टेज वेरिएबल है ना, तो उसी के अनुसार उसमें करंट भी क्या होगी, वेरी करेगी। और जब करंट वेरी करेगी तो लॉसेस क्या होगा, अधिक होगा। जब करंट ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, तो जब ज़्यादा जाएगी तो आई स्क्वायर जेड लॉसेस, है ना, आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होगा, बहुत हाई होगा। पावर लॉसेस बहुत हाई होगा, तो हीटअप भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। हीट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा होने से क्या होगा, पिघल जाएगी, जल जाएगी, बाइंडिंग खराब हो जाएगी, है कि नहीं। तो वेरिएबल वोल्टेज के कारण इसमें थोड़ा सा हैजार्ड होता है, लॉसेस होती है ना। अब बात कर लेते हैं कि शंट मोटर की क्या प्रॉपर्टी। सीरीज मोटर में बस इतना ही, इसका उपयोग और अनुपयोग इतने प्रॉपर्टी के कारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ हमने आपको दिखा दिया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा डीसी सीरीज मोटर की प्रॉपर्टीज, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीसी शंट मोटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्यों इसका उपयोग हम लोग करें कि ना करें ट्रैक्शन सिस्टम में, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है भाई, इसमें जो पहला पॉइंट है, डीसी सीरीज मोटर की अपेक्षा डीसी शंट मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज किया जा सकता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट स्पीड पर नाचता है कि नहीं, क्योंकि इसका जो एन प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। तो ठीक है। दूसरी चीज़ क्या इसमें खास बात है, डीसी सीरीज मोटर की अपेक्षा डीसी शंट मोटर की वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वेरिएबल कम होता है। वेरी क्या करता है, बहुत ही कम करता है। तो यह भी अच्छी बात है, अगर वोल्टेज वेरी कम करेगा तो करंट भी वेरी कम करेगा, तो लॉसेस वगैरह क्या होंगी, कम होंगी। दूसरी चीज़ क्या है, अगला पॉइंट, दो समान रूप की डीसी शंट मोटर को पैरेलल में ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन सीरीज में इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। सीरीज में यह बड़ा खतरनाक जो है कंडीशन उत्पन्न कर देता है, ये खराब बात है। अगर डीसी शंट मोटर का सीरीज और समानांतर में दोनों में उपयोग किया जा सके आसानी से, तब हम लोग कहेंगे कि यह ट्रैक्शन सिस्टम के लिए क्या है, सूटेबल है, लेकिन नहीं किया जा सकता। और भी मैं बता दूं आपको, कहीं कहीं पे किया भी जा सकता है, ये नहीं है कि एकदम नहीं किया जा सकता। जहाँ पे जैसी हमको आवश्यकता होगी वहाँ पे इसका यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो अनुपयुक्तता की बात कर लेते हैं। डीसी जो संकर्षण कार्य के लिए डीसी शंट मोटर की प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया, तो इसमें क्या खराबी है, क्यों इसका उपयोग नहीं करते, है ना, या नहीं करेंगे, उसके बारे में हमको जानकारी लेना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए क्या होता है, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सी मोटर ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। या फिर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किसी भी एक मोटर के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, उपयुक्तता उसकी और उसकी अनुपयुक्तता के बारे में समझाइए। तो आप लोग को डीसी सीरीज मोटर याद रहेगा तो आपका दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए वो भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इसका देख लेते हैं डीसी शंट मोटर की जो अनुपयुक्तता है इसके बारे में, क्यों यह अनुपयोगी है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, डीसी सीरीज मोटर की तरह डीसी शंट मोटर की स्टार्टिंग टार्क हाई नहीं होती। सबसे ख़राब चीज़ यही है, स्टार्टिंग टार्क जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तो इसकी नहीं होती। तो सबसे ख़राब बात तो यही है, यहीं से ये छट जा रहा है। दूसरी चीज़ जो कि अच्छी बात नहीं है, दूसरा प्रॉपर्टी ख़राब इसमें क्या है, शंट मोटर की स्पीड स्थिर होती है, जो अनुपयुक्त है, स्थिर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही
हमारा जो है ट्रेन ऊपर जाए या नीचे जाए तो उसी अनुसार इसकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है खराबी इसमें, उच्च भार तथा निम्न भार के कारण यह सीरीज मोटर की अपेक्षा स्थिर वोल्टेज प्रदाय अधिक धारा लेती है ना, अतः खपत भी क्या होगा, अधिक होगा। चाहे टार्क हाई हो, चाहे इस पे बल कम लग रहा हो, चाहे इस पे बल अधिक लग रहा हो, यह एक हाई करंट लेती है या स्थिर वोल्टता लेती है, जिसके कारण इसमें लॉसेस क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और लॉसेस अधिक होगा तो मशीन गर्म होगी और क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है या जल सकती है। चौथी खराबी इसमें क्या है, डीसी शंट मोटर की प्रचालन वोल्टेज मतलब स्टार्टिंग वोल्टेज वेरिएशन से प्रभावित होता है, जिससे इसकी लाइफ कम हो जाती है। इसमें अगर वोल्टेज कम बेसी हम लोग देंगे तो इसकी स्पीड भी वेरी करती है, कम बेसी होती है, ये तो ख़राब बात है ना। तो इसकी लाइफ क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था डीसी शंट मोटर के बारे में अनुपयुक्तता और उपयुक्तता, जिसके बारे में हम लोग देखें, है ना। अगला जो इसी क्रम में हमारा मोटर था, संकर्षण कार्य हेतु 3 फेज इंडक्शन मोटर की उपयुक्तता। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके बारे में अब हम लोग एसी के बारे में पढ़ने, एसी मोटर्स के बारे में पढ़ने को आ गए हैं। डीसी मोटर में 2 थे, दोनों हम लोग पढ़ लिए, जो कि संकर्षण कार्य के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। अब संकर्षण कार्य के लिए एसी में भी 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्यों इसका यूज किया जाता है या फिर नहीं करेंगे, है ना। क्या इसके उपयोगी है, क्या इसका अनुपयोगी है, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। इंडक्शन मोटर का जो उपयुक्तता के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग क्यों यूज करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन, जो उसकी संरचना होती है वह पुष्ट होती है, मजबूत होती है और टिकाऊ एवं सरल होती है। समझ रहे हैं आप। 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है इसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बड़ा मजबूत होता है भाई, और क्या होता है, सरल होता है। दूसरी चीज़ इसमें खास बात क्या है ना, समान हार्स पावर रेटिंग के लिए यह सीरीज की अपेक्षा शंट की अपेक्षा क्या होती है, सस्ती होती है। अगर समान पावर ट्रांसफ़र करें एक सीरीज मोटर से और शंट मोटर से और उसी में 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा दें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला हमको सस्ता प्राप्त होगा। जो इससे पावर हमको मिलेगा वह सस्ता लगेगा कि हमको सस्ता मिल रहा है कि नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रारंभिक कीमत भी कम होती है। इसकी जो स्टार्टिंग हम लोग कैपिटल कॉस्ट लगाते हैं वो भी क्या होता है, बड़ा कम होता है अपेक्षा शंट और सीरीज मोटर की। ठीक है, इंडक्शन मोटर की मरम्मत एवं अनुरक्षण कीमत भी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसमें टूट फूट की संभावना है ना, खराब होने की प्रॉपर्टी कम होती है। ठीक है, पांचवा चीज, इंडक्शन मोटर का प्रचालन अति सरल है ना, सुगम सहज अर्थात शांत होती है, नॉइज लेस होती है। इसका जो ऑपरेशन होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होती है वह बड़ा ही आसानी से सुगम सरल तरीके से होती है। इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, शांत तरीके से ये चलता है। तभी तो अगर शांत चलेगा, घिसेगा नहीं, टूट फूट नहीं होगा, तभी तो मरम्मत की कीमत कम आएगी और क्या होगा, सस्ता होगा, है कि नहीं। ठीक है, अगला चीज़ क्या है, छठा प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं। इंडक्शन मोटर की दक्षता अन्य मोटरों की अपेक्षा क्या होगी, अच्छी होगी। जाहिर सी बात है, 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज पावर मिलेगा तो पावर अधिक लेगा तो इसकी इफ़िशियंसी भी क्या होगी, अच्छी होगी। ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी समझ सकता है ना। ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं जो संकर्षण कार्य के लिए हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं उसकी अनुपयुक्तता क्या है, क्यों ये अनुपयोगी होगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला चीज़ क्या है भाई, पहली प्रॉपर्टी यह है, यह भी सीरीज मोटर की अपेक्षा कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वह भी क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, जैसा कि आप लोग देखें शंट वाला चल रहा था, है ना। उनसे इनका प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, जैसा कि आपको हमने जब 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा रहे थे तो बताया भी था। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वह लगभग सेम बनती है ना। तो ठीक है, अगला चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट,
स्थिर स्पीड होने के कारण यह पैरेलल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं होगा, जैसा कि शंट मोटर वाला था, है ना। कांस्टेंट स्पीड नहीं होना चाहिए भाई, अगर ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग यूज कर रहे हैं मोटर को। तीसरी चीज़ क्या है, इसकी स्टार्टिंग टार्क सीरीज मोटर की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग टार्क क्या होना चाहिए, वेरी 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 हाई होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, इसकी स्टार्टिंग करंट उच्च होती है, स्टार्टिंग करंट ये बड़ा हाई लेता है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर हम लोग स्टार्टिंग में इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो करंट ये ज़्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के समय में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, तो जेड भी का भी मान कम रहता है ना, और इसमें कोई लोड भी नहीं लगा रहता, तो करंट हाई प्रोवाइड करता है, जिसके कारण बाइंडिंग इसकी हीटअप होगी बहुत ज़्यादा, और हीटअप होगी तो क्या हो सकता है, जल सकता है ना, धुआं फेंक देगा फिर, है ना। तो पांचवी प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं, क्या खराबी है इसमें, इसकी स्पीड कंट्रोलिंग सीरीज मोटर की अपेक्षा कठिन होती है। इसकी जो स्पीड कंट्रोलिंग होती है वह सीरीज मोटर की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। लास्ट हमारा जो इंडक्शन मोटर में हमने मोटर आपको बताया था संकर्षण कार्य हेतु सिंगल फेज, है ना, एसी सीरीज मोटर की उपयुक्तता। जो एसी सीरीज मोटर हम लोग संकर्षण कार्य के लिए यूज करेंगे उसका क्या उपयोग है, क्या उपयुक्तता है, उसके बारे में हमको जानकारी लेना है। तो जिसमें हमारा पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट क्या है भाई, क्यों इसको उपयोग करें, यह भी उपयोगी है बहुत, यह भी उपयोग किया जाता है, ऐसी बात नहीं है ना। तो एसी सीरीज मोटर की स्टार्टिंग टार्क डीसी मोटर की अपेक्षा क्या होता है, अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग टार्क अच्छा है तो भाई अच्छी बात है ना। दूसरी चीज़ क्या है, एसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर को लगाकर आसानी से किया जा सकता है। अगर एसी सीरीज मोटर है सिंगल फेज वाली, तो आप जानते हैं ये कम वोल्टेज पे प्रोवाइड होगा, सिंगल फेज वाला 250 वोल्ट 230 वोल्ट इनके लिए बहुत है कि नहीं। तो इसमें जो हम लोग इसकी स्पीड कंट्रोल करना है अगर पावर सप्लाई द्वारा, तो क्या करेंगे भाई, इसमें स्टेप डाउन टैप चेंजर वाला ट्रांसफार्मर यूज कर लेंगे। कम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो कम स्पीड से चलेंगे, और ज़्यादा वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, लेकिन उनकी क्षमता बढ़ देंगे। ये नहीं कि 250 वोल्ट का है 230 वोल्ट तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो आप दे दो 300 440 वोल्ट, तब तो ये जल के राखी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो एसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग, है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से आसानी से किया जा सकता है, सप्लाई को कम बेसी करके। अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अगला चीज़ है कि एसी सीरीज मोटर की संपूर्ण निष्पादन न्यूनतम आवृत्ति पर उत्तम होने के कारण, है ना, संकर्षण कार्य के लिए यह उपयोगी होता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वह जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वह कम फ्रीक्वेंसी पर भी आसानी से कार्य करता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसमें फ़ायदा है, हीटिंग कम होगी। क्यों हीटिंग कम होगी, क्योंकि ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ईडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और हिस्टेरिसिस लॉसेस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। आपको बताया गया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, हमने ही बताया है ना, हमने ही बताया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो आपको समझ में आना चाहिए। जो ईडी करंट लॉसेस या हिस्टेरिसिस लॉसेस होती है बहुत हाई होती है। तो एसी सीरीज मोटर जो सिंगल फेज वाली है यह कम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होती है, जैसा कि आपको बताया गया है 50 की अपेक्षा यह 16/2/3 या फिर 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट किया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हीटअप कम होगा, है ना। तो ये चीज़ है। अब देख लेते हैं कि संकर्षण कार्य हेतु वन फेज सिंगल फेज, है ना, इंडक्शन मोटर की अनुपयुक्तता क्या है, क्यों ये अनुपयोगी है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एसी सीरीज मोटर की प्रचालन न्यूनतम वोल्टेज 3000, है ना, 300 से 400 वोल्ट पर ही होता है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हाई 440 या 660 वोल्टेज पे इसको यूज नहीं कर सकते, और केवी पे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, है ना। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होती है घरों में हम लोग यूज करते हैं, हमारे एसी, है ना, इसमें जो है
फ्रिज में, कूलर में ये लगे होते हैं, है ना, मिक्सर में लगे होते हैं जो कि सिंगल फेज से चलते हैं। इनके लिए 230 वोल्ट 250 वोल्ट बहुत है। तो यदि इसकी वोल्टेज ऑपरेटिंग कैपेसिटी कम है तो इसका जो लोड सहन क्षमता होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है, किसी को खाना कम दोगे तो कम काम करेगा। इसका खाना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वही हम लोग कम दे रहे हैं तो कम चलेगा। क्षमता ही इनकी कम है, सीधी सी बात है ना। तो ये चीज़ है। एसी जो हम लोग सीरीज मोटर की प्रचालन न्यूनतम वोल्टेज पर 300 से 400 वोल्ट पर होता है, अतः इसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी, क्योंकि 11 kV के जनरली लाइट आती ही आती है। तो इसके लिए एक अलग से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी, जो कि खराब बात है, कास्ट हमारा क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी अनुपयुक्तता। एसी सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर की अपेक्षा समान हार्स पावर के लिए इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। 1.2 से 1.5 गुना बड़ी होती है, जिसके कारण मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और मटेरियल जब ज़्यादा लगेगा तो इसमें क्या होगा भाई, पैसा ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। और पैसा कौन ज़्यादा लगाना चाहता है बताइए, कोई भी नहीं। कम पैसे में ज़्यादा काम कर जाए, यही तो इंजीनियरिंग है। और जब पैसा ही ज़्यादा लग जा रहा है तो कहाँ से इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, एसी सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर की अपेक्षा 1.5 से 2 गुनी भारी होती है। जाहिर सी बात है, अगर कंस्ट्रक्शन बड़ा है तो भारी तो है ना। जब भारी होगा तो क्या होगा कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में, पोर्टेबल सुविधा में भी परेशानी होगी, है ना। और मटेरियल हमारा ज़्यादा लगेगा बेकार का इसमें, है ना। और बेकार का इसमें हमारा पैसा खर्च होगा और कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथी इसकी प्रॉपर्टी की। चौथा क्या इसमें खराबी है, क्यों इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एसी सीरीज मोटर की वाइंडिंग का इम्पीडेंस, है ना, इम्पीडेंस जो होता है डीसी मोटर की अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा भाई, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी आ जाती है ना, तो एक्सियल और एक्सी क्या करने लगेंगे, काम करने लगेंगे। तो जेड बराबर आप लोगों को फार्मूला पता होगा, जेड बराबर क्या होता है, √r² प्लस एक्सियल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, एक्सियल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो एक्सियल में से घटेगा एक्सी तो कुछ ना तो कुछ आएगा ही, जबकि डीसी में क्या होता है, एक्सियल एक्सी नहीं होते, तो जेड बराबर सीधा क्या होगा, आर होगा, r² होता है ना। एक्सियल माइनस एक्सी नहीं रहेंगे तो r² होगा, अंडर रूट में रहता है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एट लास्ट आर हो जाएगा। तो जो हमारा डीसी में होता है वह जेड का मान क्या होता है, कम होता है, जबकि एसी में क्या होता है, एक्सियल एक्सी काम करते हैं, जिसके कारण इसका जो एसी में आप देखेंगे जो जेड होता है, इम्पीडेंस होता है, वह बहुत हाई होता है, जिसके कारण इसमें पावर लॉसेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, है ना। पावर लॉसेस जब बहुत ज़्यादा होगी भाई, तो ये क्या होगा, हीटअप भी बहुत ज़्यादा होगा। हीटअप बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी बाइंडिंग क्या हो सकती है, जल सकती है, ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें हमने आपको बता दिया कि क्यों किसका यूज करेंगे और क्यों करेंगे, जिसमें आप देखे होंगे कि हमारा लगभग आप देखे होंगे कि डीसी जो सीरीज मोटर थी वह ज़्यादा उपयोगी थी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, है ना। और जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में पेपर प्रोवाइड किया है ना, तो उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक करते रहिए, है ना। और साथ ही में क्विक रिवीजन भी कर लीजिए, आगे हम और पेपर आपको देंगे और सॉल्व करिए उसको, है ना। और हम लास्ट में आपको, आप खुद से एक बार कर लीजिए, है ना, इसके बाद मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। और जो क्वेश्चन हमने जैसे कि लगेगा हार्ड है थोड़ा सा, उसको कराया जाएगा, जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही साथ आप लोग अच्छे तरीके से लग के तैयारी करिए और अपने साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय हमारा जो देश है कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। तो आप लोग भी सहयोग कीजिए और अपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनको समझाइए और उनको बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या करना चाहिए हमको, है ना। तो इसका इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए और एग्ज़ाम के लिए एकदम
बी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का टाइम टेबल आ गया है ना, और वो ऑफिशियल है, तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार आप लोग क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, और ठीक है, आप लोग थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।